नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि इस मामले में आए याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। एसजी ने कहा कि हमें इस कानून को अलग अलग व्यक्तियों से 97 लाख अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस कानून को लेकर कई बैठकें आयोजित की गई है, जहां इन प्रावधानों पर चर्चा की गई है। राज्य सरकारों से परामर्श किया गया, साथ ही 25 वक्फ बोर्डों से परामर्श किया गया। उन्होंने आकर अपना अभ्यावेदन भी दिया है और कई मुसलमानों यानी कि कई मुस्लिम समुदाय के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। इस मामले पर हितधारकों के कुछ सुझाव भी स्वीकार किए गए, कुछ स्वीकार नहीं किए गए हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने कई बार विचार विमर्श किया है। एसजी ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए हर सवाल का हम बिंदुवार जवाब देंगे। एसजी ने कहा कि वक्फ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। 2013 में एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई कि देश में आम चुनाव होने से कुछ महीने पहले ही एक संशोधन किया गया और कोई भी वक्फ बना सकता है। एसजी ने कहा है कि ट्रस्ट की जमीन को सरकार ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित की है। वक्फ का अर्थ है कि उपयोग के अनुसार संपत्ति किसी और की है। आपने निरंतर उपयोग करके अधिकार अर्जित किया है, इसीलिए ज़रूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। और अगर कोई इमारत है जो सरकारी संपत्ति हो सकती है, क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? इसका प्रावधान 3C में है। जस्टिस गवई ने कहा है कि उनका कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद की स्थिति में सरकार अपना ही मामला खुद सुनवाई कर तय करती है। और साथ ही एसजी ने कहा है कि राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि ये सरकारी भूमि है या नहीं, लेकिन ये केवल राजस्व रिकॉर्ड के उद्देश्य से है। ये विवाद तय नहीं कर सकते हैं, वैसे भी अंतिम नहीं है। ये सिर्फ एक प्रारंभिक बिल ये था और कि कलेक्टर इस मसले पर निर्णय लेंगे, जबकि यहाँ उठाई गई आपत्ति है और ऐसे में कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश होंगे। इसीलिए जेपीसी ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को इसमें नामित अधिकारी बनाया जाए। एसजी ने कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का मतलब अनिवार्य रूप से ये है कि आप किसी और की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये क्यों नहीं जांचना चाहिए कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? एसजी ने कहा कि परामर्श के दौरान आपत्ति उठाई गई थी कि कलेक्टर को ये निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि भूमि सरकारी भूमि है या नहीं। इसके लिए हमने नामित अधिकारी को बदल दिया। एसजी ने कहा कि इस मामले में कहानी गढ़ी में सूची और काल्पनिक की जा रही है और उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्फ पर सामूहिक कब्जा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बोल के साथ ही बता दें आपको, इस पर बयान दर्ज जो किया गया एफआईआर को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पूछा है कि आपने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी है? विजय शाह के वकील ने कहा है कि वो पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं और इस पर कोर्ट ने कहा कि माफ़ी किस तरह से मांगी गई है इस पर भी निर्भर करता है। आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा है कि आप लज्जित हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो आप क्षमा चाहते हैं। अगर आपकी ये माफ़ी है तो आपकी माफ़ी की अपील खारिज करते हैं। जस्टिस कांत ने कहा है कि आपने सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि 12 मार्च को विवादित बयान दिया। आपको पता था कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम और देश के साथ थी तब आपने ऐसी घटिया भाषा
सार्वजनिक तौर पर अपनाई। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपने किस तरह की माफ़ी मांगी है, ये हम जानना चाहते हैं। कई बार लोग नतीजे से बचने के लिए भी माफ़ी का दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि विजय शाह से कहा कि आपने क्या कहा और क्या माफ़ी मांगी, उसके वीडियो देखिए। हम जानना चाहते हैं कि आपने माफ़ी कैसे मांगी है। कुछ लोग तो इशारों में ही माफ़ी मांगते हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें आपकी ऐसी माफ़ी नहीं चाहिए। आप पहले गलती करते हैं और फिर कोर्ट चले आते हैं। आप जिम्मेदार राजनेता हैं, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। आपने बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। जस्टिस कांत ने कहा कि हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। ये अदालत की अवमानना का केस नहीं है कि आप यहाँ माफ़ी मांगकर बच जाए। फिलहाल शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। बता दें आपको कि कोर्ट ने अपनी तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसमें 3 आईपीएस होंगे और उसमें एक महिला भी होंगी। और मंगलवार सुबह 10 बजे तक घोषणा हो जाएगी एसआईटी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सभी रिटायर्ड जज वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने रिटायरमेंट की तिथि और प्रवेश के स्रोत की परवाह किए बिना पूर्ण और समान पेंशन के हकदार हैं। न्यायालय ने कहा है कि हाई कोर्ट जजों की पेंशन में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे कब सेवा में आए और उन्हें न्यायिक सेवा से नियुक्त किया गया या बार से। न्यायालय ने कहा है कि हम मानते हैं कि हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज चाहे वे जिस भी तिथि को नियुक्त हो पूर्ण पेंशन पाने के हकदार होंगे। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की और साथ ही जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं। भारत संघ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रति वर्ष 15 लाख रुपए की पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। दूसरा ये कि भारत संघ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी रिटायर्ड जज को प्रति वर्ष 13,50,000 रुपए की पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो एडिशनल जज के रूप में रिटायर हुआ हो। नंबर 3 ये कि भारत संघ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए रैंक वन पेंशन के सिद्धांत का पालन करेगा, चाहे उनके प्रवेश का स्रोत कोई भी हो, अर्थात जिला न्यायपालिका या फिर बार, और चाहे उन्होंने जिला जज या हाई कोर्ट जज के रूप में कितने भी वर्षों तक सेवा की हो, और उन सभी को पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। चौथा ये कि हाई कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज के मामले में जिसने पहले जिला जज के रूप में सेवा की है, भारत संघ जिला न्यायपालिका के जज के रूप में रिटायर होंगे और होने की जो तिथि और हाई कोर्ट जज के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बीच सेवा में किसी भी अंतराल के बावजूद पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। पांचवा ये कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के मामले में जो पहले जिला जज के रूप में कार्य कर चुके हैं और जो अंशदायी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद जिला न्यायपालिका में शामिल हुए हैं, भारत संघ पूरी पेंशन का भुगतान करेगा। जहां तक एनपीएस में उनके योगदान का सवाल है, हम राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे हाई कोर्ट के ऐसे रिटायर्ड जजों द्वारा योगदान की गई पूरी राशि, साथ ही उस पर अर्जित लाभांश यदि कोई हो वापस करे। छठा ये कि भारत संघ हाई कोर्ट के ऐसे जज की विधवा या फिर परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन का भुगतान करेगा जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो, भले ही ऐसा जज हाई कोर्ट का स्थायी जज या एडिशनल जज रहा हो। सातवां ये कि भारत संघ हाई कोर्ट के ऐसे जज की विधवा या परिवार के सदस्यों को ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो। उक्त जज की सेवा काल की अवधि में कैरियर अवधि जोड़कर भले ही सेवा की न्यूनतम अर्हक अवधि पूरी हो गई हो या नहीं। आठवां ये कि भारत संघ हाई कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार सभी भत्ते देगा और इसमें अवकाश नकदीकरण पेंशन का कम्यूटेशन भविष्य निधि शामिल होगी। निर्णय में आगे कहा गया है कि जिला जज के रूप में रिटायरमेंट की तिथि और हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की तिथि के बीच सेवा में अंतराल के आधार पर पेंशन में कटौती नहीं की जा सकती है। एडिशनल जजों की विधवा, विधुर या परिवार के सदस्य फैमिली पेंशन के हकदार है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम अभ्यास अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि ये निर्णय न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि वकील के रूप में न्यूनतम अभ्यास की आवश्यकता न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होगा। कोर्ट ने कहा है कि ये निर्णय न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय आवश्यक है और कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों को वकील के रूप में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए। फैसले के बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। कोर्ट ने कहा कि वकील के रूप में न्यूनतम अभ्यास न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों को वकील के रूप में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये फैसला न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में भी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आपको बता दें कि अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है और जो अपने फेसबुक पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किए गए थे। महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब उन्हें उनके फेसबुक पोस्ट के लिए 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर महिला अधिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और बिना अनुमति के कोई सार्वजनिक बयान देना नहीं चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद पर निम्नलिखित शर्तें लगाई है। वह इस मामले से संबंधित कोई लेख या ऑनलाइन पोस्ट नहीं करेंगे। वह हाल ही में भारत द्वारा सामना किए गए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में दिए गए जवाब पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वे अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है जो इस मामले की जांच करेगी और इस एसआईटी में हरियाणा या दिल्ली के अधिकारी नहीं होंगे। महमूदाबाद की गिरफ्तारी की जो व्यापक आलोचना हुई थी और इसमें कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद महमूदाबाद को राहत मिली है, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। अब महमूदाबाद को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और कोर्ट के आदेशों का पालन भी करना होगा। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट का जो ये पूरा मामला है, यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत SHUATS विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया है जो दर्ज की गई थी। और बताते हैं आपको कि जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अहमद R हुसैन की पीठ ने कहा है कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया गया और एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। ये मामला SHUATS विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ दर्ज है, एफआईआर से संबंधित भी है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कुलपति पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किया और लोगों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया गया और एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। पॉक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। बता दें, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी के द्वारा पीड़िता से शादी करने के चलते रेप के दोषी की सजा को माफ कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रेप की सजा के दोषी को सजा को माफ कर दिया है। जस्टिस ओक ने कहा है कि मामले के तथ्य सभी के लिए आंखें खोलने वाले हैं। यह हमारी कानूनी प्रणाली में कमी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पीड़िता को अब जो व्यसक है उसे दोषी के साथ अपने रिश्ते से ज्यादा कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पॉक्सो मामले में उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि पीड़िता और दोषी अपने बच्चे के साथ वैवाहिक जोड़े के रूप में साथ रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के मद्देनजर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2023 में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में गुरुवार को दिया है, जिसमें किशोर लड़कियों को 2 मिनट का आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने वाली टिप्पणी की गई थी। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक दैनिक आधार पर करने का फैसला लिया है। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोखले ने इस मामले में अपनी ईडी को अपनी शुरुआती दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर और अन्य पर धन शोधन का आरोप लगाया गया। ये मामला एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कथित तौर पर 90 करोड़ रुपए का ऋण देने और फिर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 50 लाख में हस्तांतरित करने से संबंधित है। अदालत ने ईडी को अपनी शुरुआती दलीलें पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक दैनिक आधार पर करने का फैसला लिया है। इस दौरान ईडी और आरोपियों की ओर से दलीलें पेश की जाएगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आर.एस. चीमा पेश हुए हैं। उन्होंने मामले के रिकॉर्ड को देखने के लिए अधिक समय देने की मांग की, लेकिन अदालत ने ईडी को अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया और धन शोधन का ये मामला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।